हेलो दोस्तों, क्या ईरान युद्ध ने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया है। देखिए, ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला किया था, अमेरिका और इजराइल ने, और उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया था। और शायद अमेरिका को ये लग रहा था कि उसने वेनेजुएला में जिस तरह वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको जिस तरह से किडनैप करके और अमेरिका ले आए थे, और थोड़े ही टाइम में लगभग 1 घंटे में वहाँ का जो सत्ता परिवर्तन का काम था वो पूरा हो गया था। तो उसी तरह अमेरिका ने ये सोचा कि ईरान में क्यों ना ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामनेई, उनको मार दिया जाए, और उससे जो इम्पैक्ट है, जो चेन रिएक्शन है, वो ये हो सकता था कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाती, और अमेरिका की जो पपेट रिजीम है, ख़ास तौर पर जो रिजा पहलवी की रिजीम है, हालांकि उसे अमेरिका प्रमोट नहीं कर रहा था, वो खुद ही अपने आप में ईरान का लीडर बनना चाहता था, खुद को राजा घोषित करता था। पर जो दूसरी रिजीम है उसे जो अमेरिका जो है वो बिठाना चाहता था, और ये काम वो करना चाहता था। अब किसकी रिजीम बिठाना था चाहता था वो तो हमें नहीं पता है, पर फिर भी रिजीम को चेंज करना चाहता था। इससे पहले जब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे थे उनकी सरकार के खिलाफ, तो उसमें भी अमेरिका ने खुद के दखल का जो है वो प्रमाण दिया था, यानी कि। और जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जब ईरान पर हमला किया और उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, तो उसके बाद जो उनकी गवर्नमेंट थी, जो स्ट्रक्चर था, वो तुरंत ही, ऐसा नहीं था कि जो बिखर गया हो, बिखरा नहीं था वो। ईरान की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी उस टाइम पर भी, यानी कि वो सिर्फ एक लीडर पर टिके हुए नहीं थे, उनके पास लीडरों की गिनती थी। यानी एक लीडर अगर ख़त्म होता है तो उसके बाद दूसरा लीडर बन जाता है। जैसे अयातुल्ला अली खामनेई को ख़त्म किया गया, कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद मुस्तफ़ा खामनेई जो उनके बेटे थे, उन्हें तुरंत ही जो है वो लीडर चुन लिया गया, सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। दोस्तों, ईरान वार का इम्पैक्ट देखिए आप, कि जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, उसके बाद आप उसका इम्पैक्ट देखिए कि ईरान ने अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में बेस थे वो सभी बेसों को टारगेट किया, यानी कि सऊदी अरब में जो बेस थे उनको भी टारगेट किया, जबकि सऊदी अरब और ईरान की जो सुलह थी वो लगभग होने वाली थी, पर जो हो नहीं पाई क्योंकि युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद ईरान ने कुवैत में, कतर में, यूएई, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, सभी जगह के जो मिलिट्री बेस थे यूएस के, उन सभी को टारगेट किया, और कई को तो लगभग तबाह कर दिया कि वो बचने लायक नहीं बचे। उसके बाद आप देखो कि उसका इम्पैक्ट आप देखिए कि सऊदी अरब जो है उतना पावरफुल नहीं था। सऊदी अरब को यकीन था कि अमेरिका उसे बचाने आएगा, पर अमेरिका सऊदी अरब को बचाने की जगह गल्फ़ देश, जो कि बहुत बड़े सहयोगी हैं अमेरिका के, यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने का वादा किया है अमेरिका में, उन देशों को बचाया नहीं गया, बल्कि उनका जो बचाने का जो डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम ख़ास तौर पर, और जो पेट्रोइड मिसाइल्स थी, थर्ड एयर डिफेंस था, उसे इजराइल में जाकर डिप्लॉय कर दिया गया, ख़ास तौर पर इजराइल की रक्षा के लिए। और ये चीज़ जो है वो मिडिल ईस्ट ने, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया को जल्दी समझ में आ गई, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सऊदी और पाकिस्तान जो पिछले साल 25 सितंबर को एक पैक्ट साइन करते हैं, जिसमें ये था कि दोनों देश एक दूसरे की रक्षा करेंगे, चाहे कोई भी जो बाहर की शक्ति है उस पर हमला करेगी तो उससे रक्षा करेंगे। तो वो पैक्ट साइन होने के बाद अब देखिए कि इस पैक्ट में तुर्की भी जुड़ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ये इस्लाम की सबसे होली सिटी कही जाने वाली मक्का में इकट्ठे हुए और इन्होंने पैक्ट साइन किया। इस पैक्ट को नाम दिया मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। इस डिफेंस एग्रीमेंट में
ये शामिल हुआ है कि जो एक कंट्री पर अटैक होगा, यानी पाकिस्तान, सऊदी या तुर्की में से किसी भी एक कंट्री पर अटैक होगा तो तीनों कंट्री पर अटैक माना जाएगा। और इन तीनों की ख़ास बात ये है कि ये तीनों अलग अलग पावर रखते हैं। ख़ासतौर पर सऊदी अरबिया के पास कोई पावर नहीं है, हालांकि उसका जो मिलिट्री बजट है वो बहुत बड़ा है, लगभग 78 या 80 बिलियन डॉलर का बजट होता है उसका मिलिट्री वाला, और वो यूएस से ही सामान खरीदता है। पर पाकिस्तान के पास बजट बहुत कम है, 9 बिलियन डॉलर का, जो कि बहुत कम माना जाता है। ख़ास तौर पर आज के बड़े अमेरिका और मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के चलते बहुत कम माना जाता है, मगर फिर भी पाकिस्तान के पास चाइना का सपोर्ट तो है ही, और उसके पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं। 170 के करीब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, जो कि ऑफिशियल है, जो बताए गए हैं। तुर्की के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट है, जैसे कि ड्रोन, और जो तुर्की है वो अभी नया 5th जनरेशन फाइटर जेट है कान, उस पर भी काम कर रहा है, और बताया जा रहा है कि 2030 तक वो मिलिट्री में सर्विस देना शुरू कर देगा। पर सऊदी अरब के पास क्या है? सऊदी अरब के पास है तेल। सऊदी अरब के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल है, और सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल बेचता भी है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन की बात करें तो अमेरिका ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लगभग 10 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, और सऊदी करता है 8 से 9 मिलियन बैरल पर डे, और लगभग 7 मिलियन इसमें से सऊदी अरब एक्सपोर्ट करता है। और ये सारा एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूएस डॉलर में ही एक्सपोर्ट होता है। तो यूएस डॉलर जो है वो सऊदी और यूएस, यानी 1974 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उनके दौर में और शाह फैसल के दौर में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सऊदी अरब और अमेरिका के बीच, कि सऊदी जो है वो ऑयल को सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेगा, बदले में सऊदी को सिक्योरिटी दी जाएगी। ये बात उस टाइम पर हुई थी। पर आज के दौर में अगर देखा जाए तो सऊदी अरब को अमेरिका सिक्योर नहीं कर रहा है, जबकि सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा बायर है। मिलिट्री के तौर पर सबसे ज़्यादा जो है वो खर्चा सऊदी अरब ही करता है अमेरिका के लिए। पर फिर भी अमेरिका सऊदी अरब को बचा नहीं पा रहा है, हालांकि वो खुद को भी नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि उसके 40 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट थे, ख़ास तौर पर जो फाइटर जेट थे, ड्रोन थे, उन्हें ईरान ने उड़ा दिया है। इजराइल में जो तबाही मची वो हमने देख ही ली है, और जो गल्फ़ देशों में तबाही मची है वो भी हमने देखी है। ख़ास तौर पर यूएई, जिसका कहा जाता था कि जो एक उभरता हुआ सितारा है, उस पर भी अब देखा जाता है कि वहाँ की कोई न्यूज़ नहीं आती है। कतर से भी ऐसा ही है, कुवैत का भी यही हाल है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, अमेरिका किसी को भी डिफेंड नहीं कर पा रहा है, अपने अलाइज, जिसे सबसे बड़ा अलाइज कहा जाता है, यानी कि इजराइल, जो कि अमेरिका खुद इजराइल का एक पपेट है, उसको भी अमेरिका डिफेंड नहीं कर पा रहा है। अब सवाल ये है कि जब ईरान ने पहले ही दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, तो क्या अमेरिका को ये चीज़ पता नहीं थी कि ईरान स्ट्रेट हॉर्मुज पर ब्लॉकेट लगा देगा? वो सब ठीक भी है, पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो कोalition बना है, जिसे लोग इस्लामिक नाटो कह रहे हैं, क्या क्या उसको अमेरिका सहन कर पाएगा? क्या इजराइल उसको सहन कर पाएगा? क्योंकि अगर और देश इसमें जुड़ते हैं और एक नाटो की तरह, जो कि नाटो की तरह ही बन रहा है, क्योंकि नाटो का एक आर्टिकल 5 है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर एक देश पर हमला होगा तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा, और उसी तरह का ये भी एक पैक्ट साइन हुआ है, मक्का डिफेंस पैक्ट है, कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। और तुर्की का कहना है कि मिस्र भी इसमें ज्वाइन होने की लालसा रखता है, संभावना रखता है।